गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी पिछले बार जो हमने पढ़ाई की उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं पीपीटी में भेज दूंगी। अभी हम इसके आगे का लेसन शुरू करेंगे, अब्दुल कलाम वाला। तो ये आज हम लेसन शुरू करेंगे, लेसन 8। 7वां लेसन जो है वो मैं तीसरा लेसन का तो हो गया है, चौथा लेसन भी हो गया है। ये हम उसके आगे का लेसन करेंगे। पांचवा लेसन है ये, सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। ठीक है ना, ये हम आज करने वाले हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत ही ज्ञानी और होशियार थे और वो हमारे राष्ट्रपति भी बन रह चुके हैं। और उनके बारे में ये लिखा है, उनके विचार कैसे हैं, वो अपने देश के लिए कितना कुछ करते थे, उनके विचार कैसे थे, इसके बारे में उन्होंने जो सवाल जवाब दिए हैं ये यहाँ पे सब दिए हुए हैं। बहुत अच्छा लेसन है ये, आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना भी है इसको एक बार। बहुत ही अच्छा आंसर दिए है उन्होंने। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार यानी इंटरव्यू डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों ने कुछ बातचीत पर आधारित है। बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चे उनको मिलने गए थे और बच्चों ने उनको सवाल कुछ जवाब पूछे, तो उन्होंने क्या सवाल जवाब दिए, कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने क्या जवाब दिए और वो जवाब कैसे थे और वो जवाब से उनके विचार प्रकट होते हैं। तो ये हमें आज यहाँ पे पता चलेगा। बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। जब वे राष्ट्रपति थे तब उनको ये सारे क्वेश्चन से पूछे गए थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिए थे ये यहाँ पे आपको पता चलेगा। वे बच्चों की जिज्ञासाओं को तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वो उनको बच्चों को ज़्यादा जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये क्या होगा, तो वो हमेशा उनके जवाब देने के लिए तैयार रहते थे। तो आज हम इसका आगे का हम सवाल जवाब करेंगे। देखो यहाँ पे फोटो दिया गया है, बच्चे बैठे हुए हैं और अब्दुल कलाम उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, है ना। अभी पहला प्रश्न आर अरविंद नाम के एक लड़के ने पूछा है, कक्षा 3 छोटे बच्चे ने, सेंट मेड स्कूल चेन्नई का लड़का है। तो उसने क्या सवाल पूछा, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। बचपन की हमारी बहुत अच्छी यादगार घटनाएं होती है, वो आप हमें सुना सकते हैं। तो डॉक्टर कलाम ने कौन सी घटना सुनाई, ये देखते हैं। उन्होंने कहा, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। कोई भी चीज़ है ना, तुम प्रैक्टिकली करो ना तो वो जल्दी समझ में आ जाती है। किताबों से ज्ञान लेते हैं, इससे अच्छा कि तुम प्रैक्टिकल करके देखो कोई चीज़। अभी चाय कैसे बनानी है, तो चाय में शक्कर डालो, दूध डालो, पानी डालो, उसको गर्म करो, चाय बन गई। और आप रियल में जाके गैस के पास खड़े होके चाय बनाओ, तो वो जो चाय आप बनाते हैं तो वो चाय हमेशा हमें आपको याद रह जाती है। तो ऐसे मतलब प्रैक्टिकली जो आप करते हैं तो वो आपको याद रह जाता है। तो जब पाँचवीं कक्षा में थे डॉक्टर कलाम, तो उनको ये प्रैक्टिकली उनको दिखाया था कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, तो वो दिखाया, तो उनको ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ गया और उनको विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। ये उनका यादगार घटना थी। दूसरा प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। वाल्मीकि नगर होता है नागपुर की एक स्कूल है, कक्षा 5वीं में वो पढ़ता है। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। अभी देखो हम क्या करते हैं, सब अभी तो कोई भाषा है ही नहीं रही, सब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। हर कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है, ताकि एक ही कारण है इसका कि हमें इंग्लिश आए, पर ये गलत है।
क्योंकि हम घर में बाहर जनरल ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते, तो हमें वो इंग्लिश की कितनी सारी भाषा में पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, कितने सब शब्द हमें समझ में नहीं आते हैं, वो फिर वो उसका रट्टा मारना पड़ता है और फिर हमें लिखना पड़ता है। परंतु अगर हम जो घर में भाषा बोलते हैं उसी भाषा में अगर हमारी पढ़ाई हो तो हम चाहे जो उसके बारे में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। वो अपने मन में जो सवाल है, जो जवाब है और जो विचार है, वो विचार हम प्रकट कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमें अपनी भाषा में ही पढ़ना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। देखो, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। अभी आपको देखो, रात को अगर सपना आता है तो क्या सपना इंग्लिश में आता है? नहीं, सपना अपनी भाषा में ही आता है आपको, है ना। तो अपन जो सोचते हैं, आप सोचो कुछ भी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो वो सोचते भी आप अपने भाषा में ही सोचेंगे। जो आप घर में बोल रहे हैं, जो आप हमेशा बोलते रहते, उसी में सोचोगे। आप इंग्लिश में नहीं सोच सकते। इसलिए अपनी जो भाषा होती है उसमें सोचना सही होता है, उसमें हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और ये लिख भी सकते हैं बड़ी आसानी से। इसलिए हमें मातृभाषा में ही पढ़ना चाहिए। उसमें अपन अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होते हैं। किसी को हमको समझाना हो तो हम अपनी भाषा में आसानी से समझा सकते हैं। इंग्लिश भाषा में हमें थोड़े पहले सेंटेंस तैयार करने पड़ेंगे, फिर उनको समझाना पड़ेगा। तो ये अपन मातृभाषा में आसानी से पढ़ सकते हैं। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी भाषा का भी नितांत आवश्यकता है। पर ज़रूरी है कि इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए। पहले तो हम मातृभाषा में पढ़ेंगे तो कम से कम हमें 3 भाषा आनी चाहिए। कौन सी 3 भाषा? एक तो मातृभाषा, दूसरी अपनी राज्य भाषा, तीसरी अपनी राष्ट्रभाषा और चौथी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश हो गई। अगर आप कहीं भी फॉरेन जाओगे तो आपको इंग्लिश भाषा आसानी से माध्यम बन सकती है, 2 लोगों के बीच बातचीत होने के लिए माध्यम बन सकती है। इसलिए इंग्लिश आना भी बहुत ज़रूरी है। प्रश्नकर्ता हर्ष पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्यालय मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी अच्छा बनना है, बड़ा बनना है, महान बनना है, कुछ अच्छे कार्य करने हैं। आप तो राष्ट्रपति है, तो हमें भी आपके जैसे बनना है। तो हमें क्या करना चाहिए? जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना होगा। जब आप 10th में या 12th में होंगे, उसी समय आपको तय करना होगा कि आपको आगे क्या करना है और उसी के अनुसार आपको चलना होगा। तो आपको वही लक्ष्य निर्धारित करने लिया होगा और हमेशा बड़ा सोचने का, छोटा नहीं सोचने का। बड़ा सोचने का तब छोटा बनता है, तैयार होता है। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा सोचा तो बड़ा ही हुआ, पर छोटा सोचेगा तो उतना भी पूरा नहीं होता है कभी कभी। तो जब हम बड़ा सोचोगे तब कभी जाकर हमारा छोटा सपना है वो पूरा हो सकता है, या छोटा लक्ष्य जो है वो पूरा हो सकता है। तो हमेशा बड़ा सोचना है। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आखिर क्या बनना चाहते हो, तब उस दिशा में प्रयास करना शुरू कर दो। अभी आपने तय कर लिया, मान लो कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, ये तय कर लिया बस। तो उसकी जो मंजिल है उसकी तरफ जाना शुरू कर दो। अभी साइंस बनने के लिए, आपको साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो सब शुरुआत करो, सब इकट्ठा करने की शुरुआत करो और उसमें शुरू कर दो और मेहनत करना भी शुरू कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो जो आप आगे और बढ़ेंगे, आपके सामने बाधा और कठिनाई आएंगी। आपने मन में एक तय तो कर लिया और उसमें आपको बहुत सारी मुश्किलें तो आएगी ही आएगी, पर वो मुश्किलों से डरना नहीं है तुम्हें। उसका आपको हिम्मत से सामना करना ही पड़ेगा, तभी आप वो कर सकते हैं। आपको सामना बाधा और कठिनाइयों से होगा। आपके अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, एक हिम्मत आनी चाहिए। आपको एक हिम्मत रखनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये करके ही रहूँगा। और समस्याओं को, मुश्किलों को हरा देना है और फिर महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह ज़रूरी है कि निरंतर ज्ञान अर्जित करो। निरंतर ज्ञान अर्जित करना मतलब क्या? ज्ञान लेते ही रहना है, निरंतर ज्ञान लेते रहना है। ज्ञान लेना खत्म नहीं करना है कभी भी, ज्ञान हमेशा लेते ही रहना है। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी, मुंबई।
वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना आज हमें करना पड़ रहा है? चुनौती यानी क्या? मुश्किल, बहुत बड़ी मुश्किल कौन सी है हमारे जीवन आगे, कि जो संकट है, कि जो हमें आगे विकास नहीं हो रहा है, हमारे भारत का विकास करने के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, वो कौन है? भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है और देश को 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना है। ये राष्ट्र की सबसे बड़ी चुनौती है। अब ये चुनौती ये है कि उन्होंने तय कर दिया है कि 2020 तक विकसित राष्ट्र रूप में परिवर्तित करना है। सबसे विकसित राष्ट्र हमारा बनना चाहिए भारत, सबसे विकसित राष्ट्र। और जितने हमारे देश में लोग हैं वो सबके चेहरे पर खुशी आनी चाहिए। तो चेहरे पर खुशी कब आएगी? जब वो उनके पास 2 टाइम वक्त का खाना होगा, घर होगा, तब उनके चेहरे पर खुशी आएगी, गरीबी नहीं होगी। तो ये जो गरीबी है, अज्ञानता है, ये सब चुनौती है। उनको कैसे नष्ट करेंगे? अगर इनको नष्ट करेंगे तभी तो सब हमारा देश विकसित बनेगा, नहीं तो वह विकसित नहीं बन सकता। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस.एम. राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि से साहस की परिभाषा क्या है? साहस आपके हिसाब से साहस किसे बोलेंगे? हिम्मत किसे कहेंगे? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, आपकी अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अपनी जान की परवाह नहीं करनी है और दूसरों को बचाना, यही साहस है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। ये लंदन से आया हुआ है। उन्होंने पूछा, वो लंदन में रहता है, तो उसने बोला कि हम भारतीय हैं पर हम लंदन में रहते हैं, तो हम हमारे मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हैं? तो ये दिखा, देखो, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? हम प्रवासी हैं। प्रवासी यानी कभी कभार भारत में आते हैं, हम रहते हैं लंदन में हैं, कभी कभार भारत आते हैं, तो हमें भारत के प्रति गर्व कैसे विकसित करें, गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो उसने क्या बोला है, आप भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहत भारतीय परिवार का अंग है। आप भारतीय कहीं पे भी रहो, परंतु एक भारतीय है, ये आपके मन में हमेशा रखना। और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोगों ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गर्व है। आपको गर्व करने के लिए एक ही काम करना है कि आपको अपने मातृभूमि से जुड़े रहना है। चाहे आप कहाँ पे भी रहो, विश्व के कौन से भी भूमि पर रहो, परंतु आप अपने मातृभूमि से जुड़े रहना है, उनसे अटैच रहना है। यही आपके लिए गर्व की भावना होगी। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जिला स्कूल से आए, गवर्नमेंट स्कूल है मतलब, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान या मजदूर या कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे परिवार से आते हैं, हमारे लिए क्या संदेश है? अगर सब बड़े बड़े सपने देखते हैं कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई किसान बनने के लिए नहीं बोलता है, या कोई ये नहीं बनता है कि मैं मजदूर बनूंगा और बिल्डिंग बनाऊंगा। ऐसा कोई बनता है? नहीं बनता है। पर बिल्डिंग बनने के लिए मजदूर की नितांत आवश्यकता है जितनी कि इंजीनियर की आवश्यकता है। इंजीनियर ने मान लो बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग का ढांचा तैयार कर दिया, मैप तैयार कर दिया, पर बनाएगा कौन? मजदूरी बनाएंगे ना उसको, ईंट और रेती तो मजदूरी रखेंगे, तो मजदूर इतने ही आवश्यक है। ये यहाँ पे बताया गया है। कोई कलाकार है, उसने किसी ने मन में सोचा कि मुझे ये कला बनानी है, ये मूर्ति बनानी है, परंतु उसके लिए कलाकार चाहिए, तो कलाकार भी इतना ही आवश्यक है। तो हमें जितने बड़े लोगों को कीमत देते हैं, इज्जत देते हैं, उतने ही हमें बड़े छोटे लोगों को भी इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि उनके बगैर हमारा विकास ही नहीं हो सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हर कोई जो कार्य है, जो हार्ड वर्क है, वो ये लोग ही कर सकते हैं, इसलिए वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। देखो उसने क्या आंसर दिया है, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी को की सेवाओं के समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी राष्ट्र के अभिन्न यानी अलग नहीं है, हमारे से जुड़े हुए अंग है। ये राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी के सेवाओं के समान रूप से दरकार है। दरकार यानी
चिंता, तो हमें भी उनको सेवाओं की बहुत चिंता है, इज्जत करते हैं हम उनकी सेवाओं के, और हमें उनकी सेवा चाहिए। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। ये सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। अब प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। उसने क्या प्रश्न पूछा देखिए। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? कितना अच्छा सवाल उसने पूछा है। हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। अब जनसंख्या 130 करोड़ है। इतनी जनसंख्या है, तो इतनी जनसंख्या को सबको काम मिलना कितना मुश्किल है। इसलिए बोला कि बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी। इसलिए उसने पूछा कि क्या यह संभव है कि विकास हो? विकास यानी क्या? विकास यानी सबको खाना मिले, सबको नौकरी मिले, कोई भूखा ना रहे, कोई गरीबी नहीं रहे, ऐसा होता है, उसी को विकासशील राष्ट्र कहा जाता है। अगर भूखमरी हो, गरीबी हो, तो वो विकासशील राष्ट्र नहीं कहा जाएगा। तो यही है। तो डॉक्टर कलाम ने क्या जवाब दिया देखो इसका। विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि रोकने का अचूक औषधि है। विकास होगा तो अपने आप जनसंख्या रुक जाएगी। कैसे? विकास कब होगा? जब हम पढ़ाई करेंगे तब, जब हम ज्ञानी बनेंगे तब। अशिक्षित अनपढ़ होंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और हम विकास क्या प्रकार है वही पता नहीं चलेगा हमें। तो सबसे पहले है कि शिक्षित होना। शिक्षित हो गए, सारे शिक्षित हो गए तो विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात सम्मिलित की गई है। अगर स्त्री को पता चलेगा, वो भी पढ़ी लिखी होगी, उसको ये पता चलेगा कि मेरे अगर 2 ही बच्चे रहेंगे तो 4 बच्चों का खाना 2 बच्चे आराम से खा सकते हैं। अगर 2 बच्चों जितना ही खाना है और मुझे अगर 4 बच्चे हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा, और कोई भी एक पेट भर के खाना नहीं खा सकेगा। अगर ये समझ उसमें आ गई तो वो सिर्फ 2 बच्चों को ही जन्म दे सकती है, या 1 बच्चे के ही जन्म दे सकती है। तो क्या होगा? अगर स्त्री समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो ये सब बातों को समझेगी कि जितने 4 बच्चों को संभालने में मुझे पैसा लगेगा, उसमें 2 बच्चे बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं, बेहतर तरीके से हम जीवन जी सकते हैं। अगर ये समझ उसमें आ गई तो वो विकास होगा। इसलिए स्त्री शिक्षा का विकास बहुत ज़रूरी है। तो स्त्री शिक्षा को करना ज़रूरी है। इसमें छोटा परिवार सुखी परिवार को मान्यता को बल मिलता है। छोटा परिवार सुखी परिवार, वो समझ जाएगी कि छोटा परिवार ही सुखी रह सकता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार का पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। अभी क्या होगा? कम बच्चे होंगे तो सबको रोजगारी भी मिलेगी। रोजगारी के लिए भी सरकार बहुत सारे कार्य कर रहा है। दूसरा क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, ग्रामीण यानी गाँव में क्या होता है कि वहाँ पे काम नहीं है। अगर वहाँ पे काम नहीं तो लोग काम ढूंढने के लिए शहर में आते हैं। तो हमें क्या करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है, ताकि ग्रामीण के लोग शहर में नहीं आए। नहीं तो क्या होगा, गाँव के लोग भी शहर में आएंगे और शहर के लोग भी शहर में, तो शहर में भी बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। किसी को भी ढंग की नौकरी या रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि उद्योग धंधे गाँव में स्थापित किए जाएंगे छोटे छोटे, ताकि गाँव के लोग शहर की तरफ दौड़े नहीं, जिसमें उन क्षेत्रों में रोजगार की प्रचुर अवसर पैदा हो जाएंगे। वहीं उनको अगर प्रचुर अवसर मिल गया कमाने का, रोजगार कमाने का, तो वो कहीं और जा ही नहीं सकते। अभी प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12वीं, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? क्यों ऐसा बोलता है आपके 20 तक हो जाएगा? उसके लिए क्या तो अभी क्यों है ऐसा? तो ये है कि इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सब हमारे पास है। इसलिए उनको विश्वास है कि 2020 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। तो क्या है इसमें हमारे पास उसके लिए? भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। अभी तो ज़्यादा ही है, 1 अरब 30 करोड़ है, पर वहाँ पे जब ये हुआ था तब 1 अरब से ज़्यादा थी। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। 54 करोड़ लोग युवा है। 25 वर्ष से अधिक यानी क्या है? कम, युवा। और कोई भी कार्य करना है, विकास करना है, मेहनती कार्य करना है, जो कार्य करना है वो युवा लोग ही कर सकते हैं। ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग लोग नहीं कर सकते। तो हमारे पास युवा लोग आधे से ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा हमारे पास युवा लोग हैं।
ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारा युवा जो होता है वो हमारी राष्ट्रीय शक्ति होती है। वही जो कुछ सपने अगर हमारे साकार होने हैं तो वो युवा शक्ति ही कर सकती है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की सुयोजित खाका भी उपलब्ध है। प्राकृतिक, प्रचुर मतलब भरपूर, बहुत ज्यादा। प्राकृतिक मतलब निसर्ग से, कुदरती संसाधनों भी बहुत है हमारे पास। और हमने एक खाका तैयार किया है। खाका यानी प्लानिंग, एक प्लान तैयार किया है और वो तैयार प्लान भी है हमारे पास। और फिर वो साधनों भी है, सारे साधन भी है, प्राकृतिक साधन भी भरपूर मात्रा में है, युवा लोग भी है। इसलिए उनके, अगर युवा लोगों के जो विचार, उनसे जो हम निश्चित ही विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होंगे। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। तो क्या है, 3 चीजें हमारे पास। एक तो आधे से ज्यादा युवा वर्ग है, दूसरा हमारे पास सुनियोजित खाका है। सुनियोजित मतलब प्लानिंग किया हुआ, खाका मतलब एक नक्शा टाइप है। और दूसरा प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों है, कुदरती साधनों भी हमारे पास बहुत सारे हैं। तो हम जरूर विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। प्रश्नकर्ता कार्तिक, एक कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलोर। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर तक कैसे प्राप्त करें? अभी क्या होता है, कभी कभी गरीब लोग होते हैं, बहुत पैसा नहीं होता है, परंतु लड़का बहुत ही होनहार और होशियार होता है, परंतु आर्थिक यानी पैसा, अगर पैसा कम होने के कारण वो अपने सपने साकार नहीं कर सकता। और भी कोई समस्या होती है, जैसे कि किसी को पिता नहीं हो तो उसको नौकरी करनी पड़ती है, किसी को घर में परिस्थिति अच्छी नहीं हो तो उसको नौकरी करनी पड़ती है, कोई अपंग होता है तो उसको आने जाने में मुश्किल होती है। तो ऐसे में वो अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकता है? अगर वो होशियार है, पढ़ाई में अच्छा है, तो वो अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकता है? तो या फिर उसको शौक है पढ़ने का, तो वो अपना पढ़ाई कैसे कंप्लीट कर सकता है? तो पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए पहले तो आपको बहुत होशियार और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, तो आपको छात्रवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्ति यानी क्या? स्कॉलरशिप। तो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने से छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने की पात्रता भी बनेगी। स्कॉलरशिप मिलेगी, उसके बाद शिक्षा के लिए बैंकों से लोन मिलता है। ऋण यानी क्या? लोन मिलता है, तो ऋण लेने की पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। अगर आपको ऊंचा कुछ बनना है तो बाधा तो आएगी, मुश्किलें तो आएगी, उसको तो हमें सामना करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे? अभी बैंक अभी क्या करती है, आपको लोन देती है, और वो लोन आपको कब फटना होता है? जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, आपको नौकरी लग जाती है, उसके बाद आप वो लोन चुका सकते हैं। इतनी अच्छी सरकार ने हमें उपलब्धि दी है। कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्य से पराजित करना होगा। जो बाधाएं आती है, हमें ऊंचा लक्ष्य रखा है आपने कि डॉक्टर बनना है, अब डॉक्टर बनने के लिए बहुत खर्चा आता है, तो आपको लोन लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और उत्कृष्ट कार्य करके सबका दिल जीतना होगा। और जो अपने की बाधाएं आई है उसको पराजित करना होगा, सारी बाधाओं को नष्ट करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति पराजित नहीं होना चाहिए। अगर विघ्न बाधाओं से तुम फंस गए या डर गए तो आप जो बड़ा ऊंचा लक्ष्य जो आपको आपने रखा है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICTE अमृतापुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ मतलब राजकारण के लोग, मंत्री लोग क्या कर सकते हैं? तो जिम्मेदार राजनीति दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। दूरदर्शितापूर्ण यानी क्या? जो राजकारणी होते हैं उन्हें आगे का क्या करना है उसका 10 साल का प्लानिंग उनके पास होना चाहिए कि 10 साल के बाद कैसी सिचुएशन रहेगी, उससे हमें क्या करना है, वो दूरदर्शिता उनमें होनी चाहिए और उसके अनुसार ही उन्हें कार्य करना चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी और ईमानदारी से काम करना चाहिए। महात्मा गांधी ने निष्ठा से राजनीतिक सिद्धांतों को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में डालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। उन्होंने तो लड़ाई भी नहीं की गांधी जी ने। और निस्वार्थ भावना, कोई स्वार्थ नहीं है, खुद का स्वार्थ रखोगे तो
तुम्हें कभी फायदा होगा ही नहीं। तो निस्वार्थ भावना से और सत्य और अहिंसा से ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी और उसमें वो जीत गए थे। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपना कठोर परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों में मार्गदर्शन होगा। अभी जो वर्तमान में जो राजकारणी है, राजा है, मंत्री है, उनको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, अपनी उत्कृष्टता दिखानी पड़ेगी। देश के लिए हमने क्या उत्कृष्ट किया वो दिखाना पड़ेगा और उत्कृष्ट करना पड़ेगा। और दूसरा पारदर्शी कार्य। पारदर्शी मतलब कोई कार्य छुपाना नहीं है, छुप के कार्य नहीं करने हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं सारे जनता को पता चलना चाहिए उसके बारे में। तो पारदर्शी कार्य करने से मार्गदर्शन देना होगा सब लोगों को, जनता को या अपने हाथ नीचे के लोग कार्यकारों को, ऑफिसरों को क्लियर बात करके मार्गदर्शन देना होगा। पारदर्शी कार्य करना होगा, कोई छुपा के कार्य नहीं करना है। उनको कुछ और काम बता दो और खुद अपने मन में कुछ और हो, ऐसे कभी नहीं करना होगा। उनको क्लियर बात करके काम करवाना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। अभी गरीबी को भी हटाना होगा। 26 करोड़ लोग जो है हमारे भारत में, अभी तो ज़्यादा होंगे शायद या कम होंगे, गरीबी की रेखा से नीचे है। तो उनके लिए भी कुछ काम करना होगा, उनकी गरीबी के लिए भी सोचना होगा और गरीबी कम करनी होगी। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? अभी महिलाएं, आपको पता होगी कि महिलाएं हर जगह गई है। आपने देखा सुनीता विलियम कहाँ पहुंच गई थी स्पेस में। तो रक्षा यानी रक्षा, भारत की रक्षा करने के लिए जो 3 है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों में महिलाओं को भी अभी ऐड किया गया है। महिला भी वो कार्य करती है। महिला ये कार्य करती है ऐसा मतलब ये नहीं कि वो बंदूक लेके लड़ने जाती है, ये भी कर सकती है, परंतु वो जो तकनीकी कार्य है, जैसे कंप्यूटर पर काम में करना है, वो तकनीकी कार्य है, वो सारे बड़े बड़े ऑफिसरों के जगह पर महिलाएं अभी विराजमान है। तो महिलाएं भी इतना ही महत्वपूर्ण काम कर रही है जितना कि पुरुष करते हैं। विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकों के विकास पर विचार किया गया है। प्रौद्योगिक यानी दूसरे उद्योग, दूसरे उद्योग। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात विजन 2020 एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय सुरक्षा करना हमारा राष्ट्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और एक हमारे देश का अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं किया गया। सेनाओं में जितना हम पुरुषों को महत्व देते हैं उतना ही हमें स्त्री को भी महत्व दिया है, महिलाओं को भी महत्व दिया है। और तीनों सेनाओं में हमें पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त किए हैं, पर्याप्त महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं के वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य कर रही है। बहुगुणक उपकरण यानी कंप्यूटर के उपकरणों पर वो कार्य कर रही है और बराबरी से सहयोग दे रही है। समझ में आया लेसन? क्या बोल रही है कि सुरक्षा हमारा एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति महिला और पुरुषों को कोई भेदभाव नहीं किया। जितनी सेनाओं में पुरुष में अधिकारी है उतने महिला अधिकारी भी है और महिला अधिकारी ज़्यादातर कंप्यूटर में काम करके सहयोग दे रही है। प्रश्नकर्ता, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम के से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चों का कम कर सकते हैं? अभी कोई अति विशिष्ट यानी क्या, कोई मंत्री है और वो प्लेन से प्लेन से स्पेशल हेलीकॉप्टर से कहीं दूसरे गांव जाता है, कहीं दौरे पर जाता है, तो उसका जो खर्चा होता है बहुत खर्चा होता है और वो जो खर्चा है वो हमारे पर ही आता है ना। तो वो खर्चा हमारे देश पर ही आता है ना, तो वो खर्चा हम कैसे कम कर सकते हैं? तो कलाम ने क्या जवाब दिया, तुम इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी है, वो कुर्सी अब यहाँ नहीं रहेगी। मतलब क्या हुआ कि जो कुर्सी है, जो स्पेशल मेहमान होते हैं उनके लिए हम स्पेशल कुर्सी रखते हैं, स्पेशल सारी चीज़ें देते हैं, पर अभी ऐसा नहीं होगा। जो भी मंत्री है, जो भी स्पेशल व्यक्ति है, वो भी हमारे जैसा ही नॉर्मल रहेगा, हमारे जैसा ही वो सिंपल कुर्सी पर बैठेगा और सिंपल जो सबको मिलती है सुविधा, उतनी ही सुविधा उसको मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। तो ऐसे जो फालतू खर्च होते हैं हमारे यहाँ, वो खर्च भविष्य में नहीं होंगे।
अभी हमारा लेसन पूरा हो गया है। अभी आपको पता होगा शायद, आपका टाइम टेबल आ गया है। गुजराती की और हिंदी की एग्ज़ाम है आपकी 26 तारीख के बाद। तो उसका जो पोर्शन है वो 6 लेसन है हमें। तो 6 लेसन है, तो ये आज हमने, इसलिए मैंने ये लेसन पूरा कर दिया है। और इसके जो सवाल जवाब है, और सारे टेक्स्ट बुक के सवाल जवाब आपको करने हैं। टेक्स्ट बुक से ही सारे सवाल जवाब या टेक्स्ट बुक से ही आएगा। अगर आप सवाल जवाब टेक्स्ट बुक से नहीं करते तो आपको सिर्फ 6 लेसन पढ़ने हैं। 1 बार 2 बार 3 बार लेसन पढ़ो। लेसन पढ़ने से ही आपको अच्छे से आ जाएगा। और मैंने अभी तक वर्कबुक के सवाल जवाब दिए, और वर्कबुक टेक्स्ट बुक में भी जो नहीं होंगे तो वो आपको खुद लिखने हैं, जो क्वेश्चन आंसर है वो। और अभी भी मैंने वो इसके भी सवाल जवाब मैंने टेक्स्ट बुक के लिखे हैं। उसके जो लेसन हमने दिए हैं वो मैंने टेक्स्ट बुक के दिए हैं। टेक्स्ट बुक का सवाल जवाब दिए हैं, लिख के दिए हैं। और वर्कबुक के एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर मैंने अभी दिए हैं। तो उसमें जो 2 लेसन है कि आपका क्या भविष्य है, आपका क्या है, तो वो आपको लिखने हैं। मैंने नंबर वाइज लिखे हैं, और बीच में 1-2 नहीं लिखे हैं, तो वो आपको लिखने हैं, क्योंकि उसके बारे में आपको ही पता है, तो आपको अपने मन से उसके सवाल जवाब लिखने हैं। और अभी इतना आज हम पूरा करते हैं। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि ये आपको वेडनेसडे को ही मिलेगा ये वीडियो। इसके बाद थर्सडे को मैथ्स के बदले आपको ये हिंदी का ही वीडियो मिलेगा। उसमें मैं 6 वाला लेसन चलाऊंगी, तो ताकि आपको आगे जाके पढ़ाई करने में दिक्कत ना हो। तो ये वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन आपको हिंदी का ही वीडियो मिलेगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं, और मैं व्हाट्सएप पे पीपीटी भेज दूंगी। 4th के लेसन की भी भेज दूंगी, और ये 5th के लेसन के भी भेज दूंगी। और हम ज़्यादातर अभी टेक्स्ट बुक का ही करेंगे। ठीक है, कुछ वर्कबुक का बाकी होगा, ग्रामर वगैरह, तो वो मैं पीपीटी में आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। ठीक है।